तो आज मैं बात करूँगा BSA GS 650 तो गोल्ड स्टार 650 और मैं पिछले 2 साल से 650 लेने का मूड बना रहा था। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम मगर उस बीच मैंने 350 450 ले ली, बट 650 मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने ये BSA गोल्ड स्टार ही क्यों ली, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है इसमें, उस बारे में बात करूँगा मैं। तो जब मैंने इसकी टेस्ट राइड ली, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी थी वो था इसका साइज़ अकॉर्डिंग टू माय हाइट एंड वेट। तो मैं 5'8" हूँ और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई टाइप की बाइक नहीं है, जैसे बॉबर हो गई या फिर क्रूज़र हो गई या स्क्रैम्बलर हो गई। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, मतलब इट्स जस्ट अ बाइक, सब कोई टाइप नहीं है। तो हैंडल बार रीच जो है इसकी और सीटिंग पोस्चर बहुत न्यूट्रल है, तो वो मुझे अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। 650 मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई थी रॉयल एनफील्ड में वो थी क्लासिक 650, बट और वो मैं ले भी लेता, बस एक कारण से नहीं ली मैंने, वो था उसकी ब्रेकिंग और हैंडलिंग। उस बाइक में इशू क्या था कि मुझे ऐसा कोई पिकअप नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा कुछ, मेरे को रिलैक्स बाइक ही चाहिए थी और द ओनली रिक्वायरमेंट वॉज कि रेट्रो बाइक चाहिए मेरे को। तो जब मैंने क्लासिक की टेस्ट राइड ली तो मुझे चलाने में अच्छी लगी, सब ठीक लगा, हैंडलिंग भी उसका सब ठीक लगा मेरे को, लुक वाइज भी मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं थी मेरी। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जब मैं 100-120 की स्पीड पे मैंने एकदम जो पैनिक ब्रेकिंग करी, तो एक प्रॉब्लम आई उसमें कि वो पीछे वॉबल कर गई बहुत ज़्यादा। एक हल्की फुल्की वॉबलिंग समझ आती है, या स्केट जो आप एकदम से, जैसे हिमालयन में होता है कि आप एकदम पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो हल्की सी स्किड करती है, वो सब समझ आता है, वो कंट्रोलेबल है। लेकिन क्लासिक जो थी वो वॉबल कर गई, मतलब ऐसे डगमगा जाना जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, कि मैं टेस्ट राइड में ही मैं रुक गया, साइड में मैंने खड़ी कर दी 2 मिनट मैंने सांस ली। क्या भाई, अगर मैं 650 ले रहा हूँ और मैं कंटिन्यूस 100-120 में तो ऑलमोस्ट चलाऊँगा ही, क्रूज़ करूँगा तो 100 पे तो चलाऊँगा ही। अब उस पर भी मुझे कोई इंस्टेंट कोई पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ गई, तो यार ये दिस इज़ नॉट द फीडबैक आई वांट। आई कैन बी रॉन्ग, बट वो बेसिक फिज़िक्स ही उसकी ख़राब है उस बाइक की, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है। तो ऐसे ही मेरी बात चल रही थी किसी से, और एक बंदे ने बोला मेरे को कि गोल्ड स्टार देखी क्या। मैं तो ये जावा SD ये सब में जाता भी नहीं, मगर BSA बहुत पुरानी कंपनी है थी, मतलब एक टाइम पे बनाती थी, तो मैंने उसकी टेस्ट राइड ली सुबह सुबह दोपहर के टाइम पे। और मेरा क्राइटेरिया बस एक ही था कि यार 650 में मुझे हर चीज़ में जो इशू, मुझे शॉटगन मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे वो ऑनेस्टली बोलूँ ऑल विद एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग वो ऑलमोस्ट 4.5-5 तक जा रही थी। वो मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन नहीं लगा, और ऐसा भी कोई उसका ऐसा कोई रोड प्रेजेंस नहीं है कि मतलब आपको अच्छा फील हो। कहने के लिए वो कस्टमाइज़ करने के लिए बनाई है, लेकिन उसका कोई एक्सेसरीज अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में ज़्यादा। तो मैंने ये गोल्ड स्टार मंगाई, तो मैंने एक ही चीज़ करी, मैं हाईवे पे ले गया, मैं 100 तक लेके गया, 20 तक लेके गया। मेरा ये नहीं था कि मैं 650 ले रहा हूँ तो मुझे ट्विन सिलेंडर चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को बस ये था कि अगर मैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस नहीं देखता हूँ तो मैं फ़ील कैसे कर रहा हूँ बाइक को। तो जब मैं 120-140 तक लेके गया और मैंने एकदम इंस्टेंट ब्रेकिंग करी, पैनिक ब्रेकिंग जिसे बोलते हैं ना, दोनों ब्रेक्स एक साथ अप्लाई करे बड़े ज़ोर से। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक वॉज हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग। ऐसे ब्रेक लगे एकदम स्ट्रेट लाइन में जाके स्ट्रेट रुकी, और वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जब आप एज अ राइडर आप जब
दबा रहे हो ब्रेक तो एक एंटीसिपेशन होता है कि यहाँ तक रुक जाएगी, जो रॉयल एनफील्ड में कहीं नहीं मिलता आपको। तो वो एंटीसिपेशन मेरे को जो मैं कर रहा था कि इतनी देर में रुक जानी चाहिए, ऐसे रुकनी चाहिए, ये रुकी बाइक 120 130 की स्पीड होगी वो, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने आते ही मैंने फिर प्राइस वाइस पता करा, तो कंपनी के इंश्योरेंस के साथ तो वो ऑलमोस्ट ये 4 की पड़ रही थी। कंपनी से मेरा मतलब है डीलर के इंश्योरेंस से, बट मैंने इंश्योरेंस बाहर से करा दिया, तो 3 मेरे 20,000 रुपये बच गए। तो 380 की या मोटा मोटा 4 ही लगा लो, वो मुझे लेग गार्ड और सम गार्ड ये चीज़ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दे ही दी। तो सबसे प्राइमरी रीज़न था मेरा ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग, जिसके कारण मैंने ये बाइक पे गया। दूसरा, इसका जो साउंड है, कभी आपने फील करा होगा, कोई भी अगर आप रॉयल एनफील्ड चलाते हो या कई बाइक चलाते हो, तो आगे इंजन का साउंड कुछ अजीब सा है, अलग सा है, और पीछे एग्जॉस्ट का साउंड अलग है। तो जैसे हंटर है या हिमालयन है, इन बाइक्स में क्या होता है कि आगे ऐसा लगेगा मेटल की बड़ी क्या कहते हैं क्लंगिंग नॉइस आएगी, लेकिन पीछे बड़ा बेसी सा एग्जॉस्ट है। इसमें मेरे को फील हुआ ये भले ही 650 सिंगल सिलेंडर है, लेकिन आगे जो इसका थंब है ना इंजन का, वो काफ़ी बेसी है, जो इसके मतलब बेसिकली एग्जॉस्ट नोट के साथ काफ़ी रेजोनेट करता है। तो एक यूनिफॉर्म आपको मतलब मोटर साउंड मिलती है। और मेरे को लगा कि ये बाइक लेके मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे कि होता है ना कि सीट डिफरेंट बनवा रहे हो, बार रेजर लगवा रहे हैं। इसका मेरे को ये भी इतना अच्छा लगा कि अगर आप इसको लेके जाना चाहो कहीं पे ऑफ रोडिंग के लिए, तो इसके जो फुट पैक्स हैं उसकी पोजीशन इतनी न्यूट्रल है कि आप सैडलिंग कर सकते हो बड़े प्यार से। तो कंटिन्यूस 1-2 किलोमीटर ऑफ रोड है, तो आप खड़े होकर आराम से इस बाइक को चला सकते हो। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को इसमें। तो ये कारण था मेजरली। मैं रॉयल एनफील्ड में कन्विंस ही नहीं हो पा रहा था, जबकि मैं चाह रहा था कि मैं कोई एक 650 इंटरसेप्टर वाज माय फर्स्ट चॉइस, बट बहुत अग्रेसिव पोस्चर है यार उसका। मैं थोड़ा सा न्यूट्रल या लेड बैक टाइप राइडर हूँ, तो मेरे को तो इतना अग्रेसिव स्पोर्ट्स जैसा पोस्चर लगा उसका, तो मेरे लिए टोटली नो है। तो चलाने में यार कभी ये GS 650 जो गोल्ड स्टार 650 है, ये कब 100 पहुंच जाती है पता भी नहीं चलता, और इंजन इतना रिलैक्स्ड फील होता है कि आपको लग रहा है कि आप 60-70 पे कर रहे हो। कई बार होता है ना कि आपकी एक मसल मेमोरी होती है, या आपके एक इंजन का जो RPM है उसकी वाइब्रेशन से आपको फील होता है। जैसे मीटियोर 350 है, जब मेरे को कहीं नीचे स्पीडोमीटर पे या कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चलाते चलाते मैं बता दूंगा कि यार ये अब अनकंफर्टेबल हो रही है, 90 पे पहुंच गई है। इसके साथ ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैं 80 पे चल रहा हूँ और मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं 60 की स्पीड में चल रहा हूँ। तो मेरे को इसका जो एक्सेलरेशन था, जो नॉइज़, इसका मोटर नॉइज़ है और इसकी जो हैंडलिंग है, दिस वाज द प्राइमरी रीज़न। नाउ मैं थोड़ा उल्टा हूँ, मैं ख़रीदने के बाद रिव्यूज़ पढ़ता हूँ बाइक के। तो मैंने जाते ही जिस दिन टेस्ट राइड करी उस दिन ही मैंने शाम को जाके बुक कर ली, और जो भी अवेलेबल कलर था वो मैंने उठा लिया, एंड आई वाज सो हैप्पी। क्योंकि ये एक मेलोडी है यार, इसको चलाना ना, मतलब अगर आप हार्डकोर राइडर हो और आप बाइक चलाते हो तो आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें एक अलग ही मतलब आपको कॉर्नरिंग पे या फिर इसका जो हैंडलिंग है या एक्सेलरेशन है, हर चीज़ में यू विल एन्जॉय द प्रोसेस। तो पर्पस क्या है इस बाइक का मेरे लिए? मेरे को एक 650 चाहिए थी, पर्पस कुछ नहीं है। हो सकता है लॉन्ग टर्म मैं इसको राइड्स पे भी लेके जाऊँ। राइड से मेरा मतलब है जैसे लंबा लंबा स्पीति तक ले गए या हिमाचल ले गए, कहीं ले गए, लेकिन अभी प्लान नहीं है। क्योंकि ये अच्छा, इसकी स्टोरी भी ये रही है, यूके में 2 साल पहले लॉन्च हो गई थी इंडिया से पहले। तो महिंद्रा ने एक्वायर करा BSA का लाइसेंस, और क्लासिक लेजेंड्स करके कंपनी है जो ये बाइक्स बनाती है। तो महिंद्रा ने क्लासिक लेजेंड्स को बोला, वो उन्होंने बनाया। अब क्लासिक लेजेंड्स ने क्या करा, 90s का जो BMW का सिंगल सिलेंडर इंजन था जो कि बंद हो चुका है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ फैंटम था या कुछ था,
सिंगल सिलेंडर BMW का इंजन था, उसके राइट्स लिए, क्योंकि वो बहुत पुराना इंजन था। नए जो BS6 नॉर्म्स हैं, ये यूरो नॉर्म्स है, वो कंप्लाई नहीं करता था। और उन्होंने UK या US की किसी यूनिवर्सिटी में उसको अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट दिया कि नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से इस इंजन को अपग्रेड करो। तो बेसिकली गोल्ड स्टार में कोट एंड कोट BMW का इंजन है, जो कि BS6 के हिसाब से अपग्रेडेड है। ये मुझे पता नहीं था खरीदते टाइम। ये ख़रीदने के बाद मैंने एक चैनल है मोटरिंग, उसकी मैंने पूरी गोल्ड स्टार की वीडियो देखी, 1 घंटे का पूरा पॉडकास्ट था, और मुझे समझ आया। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई फ़ैन बॉय हूँ या मुझे BMW का इंजन चाहिए था, नहीं। मतलब एक ट्रस्टेड इंजन है जो चला था, वो बंद इसलिए हुआ था क्योंकि नए नॉर्म्स या फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। और आप रेट्रो बाइक ले रहे हो तो रेट्रो इंजन आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नया इंजन कुछ दे दिया है। तो इट इज़ प्योर रेट्रो इन दैट सेंस, क्योंकि इंजन भी रेट्रो है। तो अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे या थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, इसके टायर्स ना बहुत अच्छे मिले हैं। तो इसमें पिरेली के टायर्स हैं जो ब्राज़ील में मैन्युफैक्चर्ड हैं, इटली वाले नहीं हैं। मतलब काफ़ी डिबेट है कि वो पिरेली के टायर्स जो हैं वो इटली वाले इतने अच्छे नहीं, इतने ब्राज़ील की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, क्योंकि रबर का डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इसमें ब्राज़ील वाले पिरेली के टायर्स हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये ट्यूबलेस रिम्स नहीं है, तो ट्यूब वाले टायर हैं ये। तो ये एक लिमिटेशन है। बट आप जब कह रहे हो, मतलब ये मेरा लिमिटेशन कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। एक पॉइंट पे आप कह रहे हो कि आपको रेट्रो बाइक चाहिए, लेकिन उसमें फिर स्पोक व्हील्स नहीं आएंगे, तो क्या फ़ायदा। बट मेरे को लगता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च करा है, UK में स्पोक मतलब ट्यूबलेस वाले रिम्स आ गए हैं। तो हो सकता है इंडिया में अगले 1 साल में आ जाए। और मेरे लिए अभी वैसे भी ये दिस इज़ नॉट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि मुझे इसको टूरिंग पे ले जाना है, क्योंकि उसके लिए हिमालयन है ही। तो आई कैन वेट। बाकी आप UK से इंपोर्ट भी करा सकते हो, जैसे इसके शॉकर्स वगैरह हेगन शॉक्स करके है, UK से आराम से आप इंपोर्ट करा सकते हो। बहुत अच्छे शॉकर्स हैं। बट मुझे ये स्टॉक शॉकर्स भी ठीक लगे, मतलब ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे, काफ़ी अच्छे से एंड्यूरेशंस को कंज्यूम करते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि कंज्यूम करने का जो ट्रैवल भी सस्पेंशन में अच्छा होता है, बट वो उसका जो रिएक्शन है वो भी अच्छा खासा है। मतलब वो डैम्पिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कभी कभी आपको लगे यार एकदम से उछल गया, वो दबेगा फिर आपको उछाल देगा वापस। तो सस्पेंशन इज़ सो तो लिमिटेशन काइंड ऑफ आप जो कह सकते हो वो ये है कि ट्यूबलेस टायर्स स्टॉक नहीं मिले आपको। दूसरी लिमिटेशन भी ये है कि यार ये हीटिंग इशू, इतना बड़ा रेडिएटर आगे दिया हुआ है, लिक्विड कूल्ड है। ओ भाई साहब, मेरे 2 पैंट जल चुके हैं। आज तो मैंने राइडिंग बूट पहने हुए हैं, बट यू विल फील द हीट। और कई बार तो, एक बार तो मैंने ऐसे ही स्लीपर्स में बाहर निकाली थी, ज़्यादा दूर भी नहीं गया। मेरे को पैरासाइड करने पड़ गए हवा में, तो लिटरली जल रहे थे। मतलब एक होता है गर्म होना, एक होता है जलाना, तो ये जला रहे थे। तो हीटिंग मैनेजमेंट भी थोड़ी सी इसकी मेरे को लगा इशू है। तो मेजरली ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। बाकी तो दिस इज़ अ वेरी फन टू राइड वाली बाइक है, और मुझे नहीं लगता मैं इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कराऊंगा। बस मैंने आगे फॉग लैंप्स लगवा रखे हैं, क्योंकि यार आजकल के ज़माने में फॉग लैंप्स के बिना तो बड़ा मुश्किल है इफ़ यू आर राइडिंग इन द नाइट। तो ये है पूरी कहानी। डू आई रिग्रेट बाइंग दिस? एब्सोल्युटली नो। मेरे को लगता है कि रॉयल एनफील्ड में, क्योंकि रेट्रो जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि रॉयल एनफील्ड में इस टाइप की इतनी बैलेंस्ड और इतनी पॉलिश्ड बाइक है कोई। ये सबके अपने ओपिनियन है, ये कोई एब्सोल्यूट वो नहीं है कि यू कैन डिसएग्री, टोटली यू कैन डिसएग्री। बट मुझे लगा अगर आप 650 को ही कंसिडर कर रहे हो और आपके कोट एंड कोट ईगो इश्यूज़ नहीं हैं,
कि मेरे को ट्विन सिलेंडर ही चाहिए, इतना पैसा दे रहा हूँ तो ट्विन सिलेंडर। बाइक वाले से चला के देखो। इसकी मैंने यूट्यूब में ड्रैग रेसेस वगैरह भी देखी थी इंटरसेप्टर के साथ और उनके साथ। अब डेफिनेटली टॉप स्पीड तो ट्विन की ज़्यादा ही जाएगी, उस पर आप मना नहीं कर सकते। बट दी बेस्ट एनोलॉजी आई कैन से, मतलब ऑन पेपर्स इसका टॉर्क ज़्यादा है VSA GS 650 का, इसका टॉर्क ज़्यादा है। तो इनिशियल जो है इसका इंटरसेप्टर से आगे था, तो ड्रैग रेस में क्या हो रहा था कि गोल्ड स्टार बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन इंटरसेप्टर बाद में बड़े प्यार से, क्योंकि उसका टॉप एंड बहुत अच्छा है ट्विन सिलेंडर के कारण, तो 180 के आसपास वो बंदे चला रहे थे, वो जाके ओवरटेक कर लेती है गोल्ड स्टार को और बीट कर देती है बड़े आराम से। बट ये तो क्या मेरे लिए यूज़ केस है, मैं 180 पे चलाऊँगा कभी? शायद कभी नहीं, क्योंकि मैं जिस टाइप का राइडर हूँ, आई नो मैक्सिमम मैं 120 तक जाऊँगा। तो 120 तक अगर मुझे टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, भले ही टॉप स्पीड मेरे को कम मिल रही है, आई एम टोटली हैप्पी, क्योंकि ओवरटेकिंग में मुझे ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो इसका एक बड़ा अजीब सा पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। जैसे कहते हैं ना पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं गाड़ी के, तो डीजल का टॉप स्पीड भले ही कम होता है, लेकिन डीजल की जो गाड़ी होती है उसका टॉर्क ज़्यादा होता है पेट्रोल से। तो आई नो इस बात का कोई सेंस नहीं है, बट आप कह सकते हो कि दिस इज़ लाइक द डीजल बाइक ऑफ 650। इसका टॉर्क ज़्यादा है इनिशियल, ये चीज़ है। अभी तो बाइक नहीं है, ज़्यादा चली नहीं है, 400-500 ही चली है, तो एवरेज मैंने सच कोई वो करा नहीं, लेकिन 650 चलाने का मुझे पता चल गया कि एवरेज देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन मैं जा रहा था, मैंने शायद जब बाइक आई थी तब मैंने टैंक फुल करवाया था, और टैंक फुल कराने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो चलेगी, मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ। जैसे फ्यूल सेंसर में कुछ इशू था, तो फ्यूल सेंसर काम नहीं कर रहा था, वारंटी में आ रहा था, प्रोक्योर हो रहा था डीलर के पास। तो जब तक वो आया नहीं था तो मैंने कहा यार अभी तो क्या, वो कितनी चली है, मेरे ख्याल से 300 ही हुई थी शायद, 250-300 के बीच में थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। अब मैं रोड पे था, फ्रेंड्स के साथ था, और पेट्रोल ख़त्म हो गया और पेट्रोल ख़त्म हुआ। फिर मैं भाई शक्ल देख रहा, तो वही बंदे भी रुक गए, नई बाइक में क्या होगा, और कहीं दिमाग में आ ही नहीं रहा कि पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। तो फिर मैंने टंकी खोल के देखी है, और जब ये खोला तो देखा ये पूरा खाली है। फिर पीछे एक स्प्लेंडर वाले को रोका भाई, उसने पैर लगाया और वो गांव में लेके गया, वहाँ पे मैंने पेट्रोल डलवाया। तो भाई मेरे को तो लगता नहीं इसका 15 से ज़्यादा का एवरेज है एटलीस्ट अभी। और स्पेशली मेरी आदत जो है, गंदी आदत ये है कि मैं हाई RPM पे चलाता हूँ, तो ये कारण हो सकता है कि पेट्रोल जल्दी ख़त्म हो गया हो। मेरे को लगता है 15-20 का एवरेज देगी ये, अगर आप प्यार से चलाते हो। बाकी मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हो और इतना आपका बजट है, टेस्ट राइड ज़रूर लो, भले ही खरीदो या ना खरीदो, क्योंकि ये चीज़ अलग है यार। और मतलब अच्छी बाइक है, जस्ट बिकॉज मेरी है मैं इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बहुत टाइम से बहुत बाइक्स चला रहा हूँ। मैं इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, 2 साल ही हुआ है मुझे बाइक चलाते हुए, लेकिन आप समझ जाते हो एक पॉइंट के बाद कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके ड्राइविंग स्टाइल पे क्या सूट कर रहा है। तो स्पेशली जिस टाइप का राइडर मैं हूँ, जो थोड़ा हाई RPM पे रखता है, थोड़ा कम गियर पे रखता है, उस हिसाब से दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक फॉर मी। अच्छा, इसमें गियर भी 5 ही हैं, तो उसकी रेंज इतनी बढ़िया है गियर की कि बड़े प्यार से लो स्पीड से उठा लो, बड़े ऊंचे गियर तक ले जाओ। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट में बोलूं, क्योंकि मैंने गाड़ियां ज़्यादा चलाई हैं, तो ये फील ऐसा देती है कि जैसे एक डीज़ल कार है। साउंड भी इसका ज़्यादा है, पता नहीं माइक में आ रहा है नहीं आ रहा। और कंपनी की तरफ से देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप इसका DB किलर भी निकलवा सकते हो, और DB किलर निकलवाने के बाद इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट वाला रेंज, इतना अलाउड है, तो वो सब भी ज़रूरत नहीं है।
किसके लिए नहीं है ये बाइक। अगर आपको रेट्रो बाइक्स पसंद नहीं है मत आओ। अगर आपको डेली कम्यूट करना है इस बाइक पे मत लेना, जल जाओगे। अगर आपको क्या कहते हैं एक ही बाइक रखनी है और लंबे लंबे टूर मारने हैं कर सकते हो, वेट करो जब तक ट्यूबलेस टायर्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इसको एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल ले रहे हो, एज अ सेकेंडरी बाइक, आई थिंक यू कैन टोटली गो फॉर इट। वैल्यू फॉर मनी है एंड आई थिंक यू आर बाइंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री डाउन द लाइन। आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो इस मूड से कभी कोई चीज़ लेता ही नहीं कि मुझे बेचनी है, लेकिन यू आर एक्चुअली कीपिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री विद योरसेल्फ। तो अच्छा, एक इन्फ्लुएंस और मेरा रहा है मेरे माइंड में जो सबकॉन्शियस था, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, हाँ यार ये भी तो एक पॉइंट था। वो एक यूट्यूब पे एक चैनल है बिग बेयर बैंगलोर करके। तो देयर एजेड गाय जो काफ़ी टाइम से बाइकिंग कर रहा है, तो उसने भी गोल्ड स्टार ली है, रेड कलर की है उसके पास। तो उसका कोई पता नहीं, कभी कोई मैंने वीडियो देखी थी जिसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट लेड बैक एंड यू नो द प्योर एसेंस ऑफ बाइकिंग, जिसमें वो गोल्ड स्टार के बारे में बात कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ। तो वो भी मेरे एक माइंड में था कहीं ना कहीं, कॉन्शियसली नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं गोल्ड स्टार के बारे में मालूम था। सो आई थिंक दीज आर माई थाट्स। अभी हम 105 पे चल रहे हैं एंड आई फील बहुत कंफर्टेबल है यार। इंजन ज़्यादा वोर्न आउट नहीं हो रहा है। हाँ डेफिनेटली विंड ब्लास्ट तो लगेगा ही। सीटिंग पोस्चर सही है, कस्टम करानी है करा सकते हो तो कहीं पे भी हो जाएगी, बट सीटिंग इज़ गुड। ऑलराइट देन, सी यू।